जब अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर 3 सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन था? तो ये एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में कौन मारा गया? तो ये कुशाल सिंह और उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें ये अनाड़ सिंह मारा गया था। ऑप्शन बी। आगे देखो, राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? तो भरतपुर का था जसवंत सिंह। ठीक है। तख्त सिंह कहाँ का था? जोधपुर का। विनय सिंह कहाँ का था? अलवर का। स्वरूप सिंह कहाँ का था? तो मेवाड़ का। आगे देखते हैं। 4, बर्टन ने कोटा माराव से जिन क्रांतिकारियों को सौंपने की मांग की उनमें कौन शामिल नहीं है? तो देखो, कोटा में जयदयाल थे, रतनलाल थे, जियालाल थे, कुशल राज नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियों में अंग्रेज अधिकारियों की संख्या थी। तो जो राजस्थान में सैनिक छावनियां थी वहां 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सैनिक टुकड़ी अजमेर में तैनात नहीं थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये तो थी। जोधपुर में अश्वारोही सेना, ये भी थी, जोधपुर की अश्वारोही सेना। और मेर रेजिमेंट, ये भी थी। फर्स्ट बम्बई लांसर्स, ये नहीं थी अजमेर में। तो ऑप्शन डी सही रहेगा हमारा। आगे चलते, लेफ्टिनेंट लॉक व कप्तान हार्डी जो छावनी में मची भगदड़ में घायल हो गए, इनका संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो ये जो लॉक और हार्डी थे ये नसीराबाद में थे, ये घायल हुए थे नसीराबाद में। आगे देखते हैं, नसीराबाद के विप्लव की सूचना नीमच छावनी को कब प्राप्त हुई? तो 28 मई को तो हुई थी नसीराबाद में, और ये जो 3 जून 1857 है ये हुई थी इसमें ना, नीमच छावनी को सूचना मिली थी 3 जून 1857। डी ऑप्शन। आगे देखते हैं 9 नंबर, मोक मैसन के बाद जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? मोक मैसन तो मारा गया था, तो यहां पर बाद में नियुक्त किया था मेजर निक्सन को। ऑप्शन सी। आगे देखते, भरतपुर रियासत में क्रांति कब हुई? देखो, भरतपुर रियासत में जो क्रांति हुई है 31 मई 1857 को, तो यही क्रांति की डेट निश्चित हुई थी। तो इस दिन भरतपुर में हुई थी क्रांति, 31 मई 1857। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारण राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो 1857 की क्रांति का जो कारण क्या रहा? पहला देखो, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, ये सही है, कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप कर दिया था। राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, यह भी कारण था। राज्य के आर्थिक मामले में हस्तक्षेप, यानी अंग्रेजों ने हर जगह हस्तक्षेप किया, ये कारण था। सामंतों द्वारा अंग्रेजों की सहायता, ये कोई बड़ा कारण था नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा आंसर। आगे देखो, निम्न में से कौन से विकल्प सही सुमेलित है? रियासत और पॉलिटिकल एजेंट। जोधपुर का मेक मोशन था, सही है। भरतपुर का मॉरिसन, ये भी सीधा मिला हुआ है। जयपुर का ईडन, ये भी सही है। सिरोही का जेडी हॉल, ये भी सही है। तो सभी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से छावनी और सैनिक टुकड़ियां दी हुई है, कौन सी जो है वो सही नहीं है? देखो, देवली में कोटा कॉन्टिजेंट थी, ये सही है, ठीक है। उसके बाद में देखो, एरिनपुरा में मेरवाड़ा बटालियन, ये नहीं थी यहाँ पर, तो ये गलत हो गया एक। तो दूसरा, आगे देखो, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, ये तो सही है, ठीक है। और नसीराबाद में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, फर्स्ट बम्बई लांसर्स, ये नसीराबाद में थी। अब ब्यावर, यहाँ जोधपुर लीजन, ब्यावर में जोधपुर लीजन नहीं थी, तो ये 5वां और गलत हो गया। तो दूसरा और 5वां कहाँ आ रहा है? बी में, बी सही हो गया। आगे देखते, नसीराबाद में स्थित 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कब किया? तो नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले यही हुआ था, तो 28 मई 1857, ऑप्शन है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे विष्णु भट्ट।
गोडसे, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 16 नंबर पे। रणमल छंद किस काल की महत्वपूर्ण रचना है? तो रणमल छंद है ना, ये प्राचीन काल की रचना है। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं वे उनसे संबंधित रचना विद्वानों में से कौन से सही सुमेलित है? अब देखना है कौन सा सही है रचना है और रचना का विद्वान कौन है। वेली किशन रुक्मणीरी किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की, सही है। राम राशो माधवदास ददवाड़िया, ये भी सही है। हरिरस ईसरदास की, ये भी सही है। नाग दमन सयाजी झूला, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे ऑप्शन सही है, तो डी में 1 2 3 4। आगे देखते हैं 18 नंबर पे। राठौड़ रतन सिंह मेष दासोत्री वचनिका की रचना किसके द्वारा की गई? तो ये रचना की खिड़िया जग्गा ने, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहते हैं? जो प्रकाश डालती है तो वो होगी प्रकाश, ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे देखते हैं जैसे एक आ गया है सूरज प्रकाश किसके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है? तो सूरज प्रकाश लिखा है कर्णिदान ने। किसने लिखा है? कर्णिदान ने। आगे देखते हैं 21 चांदा सेठानी किसकी रचना है? तो चांदा सेठानी है याज्ञवेंद्र शर्मा की, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याज्ञवेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न। दुविधा, उलझन, अलेकु हिटलर, अंतराल आदि किसके कहानी संग्रह है? तो ये तो चिर परिचित विजयदान दैथा इसकी रचना है। दुविधा, उलझन, अलेकु हिटलर और अंतराल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यानी रचना है और कवि है। मेघराज मुकुल की सेनानी है, बिल्कुल सही है। सत्य प्रकाश जोशी की राधा है, ये भी सही है। कन्हैयालाल शेटिया की लील टांस है, ये भी सही है। पारस अरोड़ा की सोजती गेट है, नहीं, सोजती गेट पारस अरोड़ा की नहीं है। सोजती गेट है मणि मधुकर की, मणि मधुकर की। और मणि मधुकर की एक रचना और ध्यान रखना, पग फेरो, ये भी मणि मधुकर की है। आगे प्रश्न 24। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? तो ललित विग्रहराज सोमदेव ने इसकी रचना की। आगे देखते हैं। पूर्वी राजस्थान की बोली में कौन सी बोली को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो बोलियों को दो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बांटे तो ढूंढाड़ी ये तो पूर्वी में है, हाड़ौती भी पूर्वी में है, लेकिन सेकावटी है ये पश्चिमी आयामी में आएगी, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। मेवाती भी पूर्व में है। 26। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाती बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? तो भरतपुर जो है इधर ब्रज भाषा का प्रभाव रहेगा, ये यूपी के पास वाला क्षेत्र। आगे देखते हैं 27। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र है? तो प्रतापगढ़ क्षेत्र में है ना, ये बोली जाती है मालवी बोली, मालवी, ऑप्शन बी। प्रतापगढ़ में मालवी। आगे देखो, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां वे उनसे संबंधित क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली, ठीक है, अटक मारवाड़ी बोले। मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है, ये भी सही है। ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, भरतपुर, बगरू। देखो भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं होती है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। मालवी, प्रतापगढ़, रतलाम, झाबुआ, ये सही है। यहाँ पर मालवी बोली जाती है प्रतापगढ़ में, अभी हमने देखा। और रतलाम और झाबुआ ये जो है ना एमपी में, वहाँ भी बोली जाती है। आगे देखते हैं 29 नंबर। रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये रांगड़ी और निमाड़ी जो बोलियां हैं ये मालवी की है, ठीक है। मालवी जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, वहीं यहाँ रांगड़ी और निमाड़ी इनकी उपबोलियां हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन, और सागवान के वन जब भी आए तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिलते हैं, तो ऑप्शन सी मिलेगा आपको सही, ठीक है, सही आंसर। आगे चलते हैं 31। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली प्रदेश तथा मैदानी प्रदेश क्रमशः कितने प्रतिशत वनाच्छादित होने चाहिए? तो ये भारतीय वन नीति के अनुसार जो अरावली क्षेत्र है वहाँ 65% और जो मैदानी प्रदेश है वहाँ 25 यानी 25% वन होने चाहिए। सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते देखो
32 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन फरवरी 2010 में किया गया। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखें, पहली वन नीति जो फरवरी 2010 में आई राजस्थान सरकार की। दूसरा देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना 1995 में की गई। यहाँ गलती है, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो है इसकी स्थापना 1993 में की गई। इन्होंने 95 लिखा, तो गलत कथन यही है, तो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पर बी। आगे देखते सी में क्या लिखा है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष धोकड़ा है, ये भी सही है। और आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से महुआ के वृक्ष को जाना जाता है, ये भी सही है। ये दोनों तथ्य ध्यान रखें। आगे देखते हैं 33 राजस्थान में जोजोबा का पौधा सर्वप्रथम कहाँ लाया गया? तो ये जोजोबा का पौधा जो है काजरी जोधपुर में लाया गया सबसे पहले। आगे चलते हैं 34 संजय उद्यान मर्गवन कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो मर्गवन है 33, जो उनमें से एक है शाहपुरा, ये जयपुर में है। ठीक है, शाहपुरा जयपुर में है संजय मर्ग उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन क्या दे रखा है? मगरमच्छ व घड़ियालों के संरक्षण हेतु जवाहर सागर वन्य विहार कोटा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नहीं, मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए है चंबल जो अभ्यारण्य है वो है, तो ये पहला ही कथन हमें गलत मिल गया। दूसरा कथन देखो, राजस्थान में कुल 7 मृगवन है, तो 7 मृगवन है, सही तो है। और रोटू संरक्षित क्षेत्र नागौर में स्थित है, रोटू नागौर में है। और श्रवण जो घास है वो जैसलमेर में उगती है, ये भी सही है। तो मृगवन 7 है राजस्थान में। आगे देखें 36 केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक तो है आपके ये केवलादेव और एक है सांबर। तो केवलादेव को दिया गया सन 1981 और सांबर को 23 मार्च 1990। ये दोनों डेट ध्यान रखें, सांबर है 1990 और केवलादेव 1981। आगे प्रश्न 37 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में हुई, ये सही है, 1955 में हुई। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1985 में दिया गया। नहीं, 1 नवंबर सही है, लेकिन 1980 में दिया गया, 1980 में, तो ये कथन असत्य हो गया। ठीक है, और आगे राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2013 में किया गया। तो जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है वो 14 सितंबर 2010 को किया गया, तो ये कथन भी गलत है। तो इसमें 2 उत्तर रहेंगे, बी और सी। ठीक है, यहाँ भी गलत हो गया, ये 2010 में गठित हुआ है। और अगला डी ऑप्शन है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क जैसलमेर में स्थित है, तो ये सही है। आगे देखते हैं राज्य में आरक्षित वन का प्रतिशत है। तो राज्य में जो आरक्षित वन का जो प्रतिशत है वो है 37.05, यानी ऑप्शन बी ये है प्रतिशत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान में जो वनों की स्थिति है उसमें देखो, वृक्षावरण क्षेत्र जो है वो है आपके 2.55, यानी कि 3 से मिलेगा। झाड़ी क्षेत्र है वो है 1.41, यानी कि 4 से मिलेगा। खुले वन ये है आपके 3.57, यानी कि 2 से मिलेंगे। और ए वर्गीकृत है 6.52, यानी कि 6.52, ये ऑप्शन आपके 1 नंबर से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से सही आपका है बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो, वनों के प्रकार दिए में सालर वन, तो सालर वन आपको पता है कहाँ होते? अलवर में, सालर अलवर में है, तो ये 4 नंबर से मिल जाएगा। ढाक वन चित्तौड़ में है, तो यहाँ चित्तौड़ से मिल जाएगा 3 से। सदाबहार वन तो सिरोही में होते हैं, तो सी जो मिल जाएगा वो 2 से मिल जाएगा। शुष्क सागवान वन है बांसवाड़ा में, तो ये 1 नंबर से मिला देंगे। इस प्रकार से सारे मिलान करेंगे तो सी आपका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं 41, वर्तमान में वन एवं वन्य जीव विषय किस सूची का भाग है? तो वन और वन्य जीव है ना, समवर्ती सूची के भाग है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? देखो,
तीन तो सत्य है ही, कौन कौन से सत्य है पहले देखो। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में आखेट निषेध क्षेत्र, सही बात है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कनक सागर बूंदी है, ये भी सही है। ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं, इनका भी ध्यान रखना। सब सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर जिले में और छोटा कनक सागर बूंदी। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र पूछे तो संवत्सर कोटसर चूरू, ये भी सही है। संवत्सर कोटसर चूरू सबसे बड़ा। डी में क्या लिखा है, गंगवाना, तिलोरा, सोंकलिया आखेट निषेध क्षेत्र अलवर में है। नहीं, ये सारे अजमेर में है। ये सारे कहाँ हैं, अजमेर में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 43। कौन सा कथन असत्य है? फिर से 3 सत्य कथन मिलेंगे आपको और एक असत्य है, वो ढूंढना है। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका की सहायता से चलाई जा रही है, बिल्कुल सही है, ये जायका चला रही है। दूसरा, राजस्थान का पहला पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र माउंट आबू अभ्यारण्य को घोषित किया गया, यह भी बात सही है। कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध खींचन गांव जोधपुर में स्थित है, यह भी सही है। कुर्जा के लिए खींचन जोधपुर प्रसिद्ध है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य बांसवाड़ा में, नहीं, ये रामसागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं 44। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो टोडगढ़ रावली है ना, ये अजमेर, पाली और राजसमंद में है, ठीक है। और इसके बारे में एक तथ्य और ध्यान रखना, ये अजमेर, पाली और राजसमंद ये 3 जिले और तीनों ही अलग अलग संभागों के हैं। तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो 3 संभागों में फैला हुआ है? तो ये है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। अजमेर अजमेर संभाग में हो गया, पाली जो है वो जोधपुर में हो गया, राजसमंद उदयपुर में हो गया। आगे देखो, मैनार पक्षी गांव जिसे राजस्थान की नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा, ये किस जिले में? तो 2 आदर्श भूमि हमने देख ली और एक मैनार जो है ये पक्षी गांव, इसको और कर रहे हैं, ये किस जिले में है? तो ये उदयपुर में है। ऑप्शन ए सही है। प्रदेश में पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुलाब बाग उदयपुर। तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, ये संरक्षित क्षेत्र है और वो जिले आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत है। तो मनसा माता है ना, सीकर में है ही नहीं, ये तो झुंझुनू में है, तो पहला ही गलत मिल गया, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र अभी वर्तमान में 20 है, ठीक है। इनमें से रणखार जालोर, ठीक है, ये 16वां था न। उमेदगंज पक्षी विहार ये कोटा, जोड़बीड़ बीकानेर। आगे चलते 48। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले दिए हुए हैं। ताल छापर चूरू में, ये तो सही है। जम्मू और रामगढ़ टोंक में नहीं है, जयपुर में है, ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। सी में क्या दे रखा है, सीता माता प्रतापगढ़ में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, ठीक है। 49। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, तो राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क है उनमें से एक बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ नाम से है और ये उदयपुर में है, ठीक है। आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। महात्मा गांधी जो कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के तहत राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने विद्यालय शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये इन्होंने कहा है कि हजार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खोलेंगे। तो ऑप्शन सी। चलते हैं 51 पर। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो, पहला कथन क्या दे रखा है, ये योजना कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है। नहीं, 1 से 8 है, पहला कथन तो गलत है। दूसरा देखो, ये योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू की गई, ये सही है, 29 नवंबर 2022 से शुरू की। योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 2 सेट उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, सही है, सही बात है ये भी। चौथा, यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु 200 रुपये की राशि नकद प्रदान की जाएगी। 200 रुपये की राशि तो प्रदान करेंगे लेकिन नकद नहीं, बैंक खातों में आएगी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सिर्फ 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना उसी दिन शुरू की गई जब निःशुल्क यूनिफॉर्म शुरू की गई और ये डेट थी 29 नवंबर 2022। ऑप्शन बी। आगे, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत असत्य कथन। फिर इस योजना को देखते हैं। इस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिवस राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाएगा। हाँ,
हालांकि अगले जो बजट में ये घोषणा की गई है कि हर दिन पिलाएंगे, लेकिन अभी इस हिसाब से 2 दिवस पिलाए जा रहे हैं। आगे बी, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml तथा कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध पिलाया जाएगा। 6 से 10 नहीं है, 6 से 8 है, इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यही हमें ढूंढना था, तो बी हम सही है। इसके बाद में देखते हैं, योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई, ये तो आई गई पहले ही, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। चलो अगला देखते हैं, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% कर दिया गया? यानी अब एक संविधान संशोधन कर दिया गया जिसके तहत है ना, जो मंत्रिपरिषद में अधिकतम 15% जो मंत्री बनाए जा सकते, और ये संविधान संशोधन था 91, 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, भारत के राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोनों से ये ना, विधानसभा के प्रति नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। तो दूसरा देखो, राज्य के राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। देखो, राज्य के राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की होती है नहीं, ये भी गलत है। और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति होती है, ये भी नहीं। देखो, ये राज्यपाल के पास लोक सेवा आयोग के सदस्यों की तो होती है, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये 217 अनुच्छेद के तहत करता है, राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, और अनुच्छेद 316 के तहत है ना, राज्यपाल करता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति। तो एक बात तो सही है, लेकिन इसमें दूसरी जो बात दी हुई है वो गलत है। इस हिसाब से दोनों कथन गलत हो गए, न तो एक सही है और नहीं दो, ऑप्शन डी। आगे देखो, राज्य महाधिवक्ता की ब्रांच कहाँ स्थित है? तो महाधिवक्ता की ब्रांच हमारे जयपुर में है, पिंक सिटी में। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ये महाधिवक्ता ही होते हैं, ऑप्शन सी। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, किस नियुक्ति की जाती है? तो ये मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। आगे देखो, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बात हमने ऊपर देखी, सामूहिक रूप से कौन? मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होती है, लेकिन ये अनुच्छेद कौन से में ये प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 164 का भाग 4 है, डी ऑप्शन सही है। कोई मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने माह के भीतर अनिवार्य रूप से सदस्य बनना होगा? यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मंत्री बना दिया लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर अंदर यानी जो है विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ऑप्शन सी से या 61 नंबर में। राजस्थान के राज्यपाल के संबंधों में असत्य कौन सा है? राजस्थान के कुछ व्यक्ति है जो राज्यपाल बने हुए, अब इनमें से कौन सा है वो गलत है? देखो, राम नाईक जो है, राजनाई लिखा गया है, राम नाईक ये उत्तर प्रदेश के रहे हैं, ये सही है। स्वरूप सिंह ये गुजरात के रहे हैं राज्यपाल, ये भी सही है। धनिक लाल मंडल ये असम, ये नहीं, धनिक लाल जो मंडल है ये हरियाणा के रहे हैं, ठीक है। और शिवराज पाटिल है वो ये पंजाब के, ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। भैरों सिंह शेखावत प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, तो ये भैरों सिंह शेखावत है ना, ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और ये बने 22 जून 1977 में, 22 जून 1977, ऑप्शन ए। 63, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्द का वास्तविक अर्थ है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। इसको देखना। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री का मासिक वेतन कितना होता है? तो मुख्यमंत्री को जो मासिक वेतन होता है वो 75,000, 75,000 रुपये, तो सी ऑप्शन है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? तो 2009 का जो है कानून है आरटीई 2009, उसमें अध्याय 4 में जो विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका सही है। आगे चलते हैं, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी फिर से आरटीई 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? तो ये आंकड़ा है 10% का, 10% से ज़्यादा सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए।
ऑप्शन बी हो गया। शिक्षा का अधिकार 2009 आरटी 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य या अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटों सहित क्या है, तो ये 45 है, ऑप्शन ए। आरटी 2009 के तहत यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, तो ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है, 10 गुना दंड लिया जाता है, ऑप्शन ए। आरटी 2009 के तहत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। देखो, 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा सकते, ये गलत है, यही तो हमें देखना है। देखो, ये इसमें नहीं लगा सकते। चुनाव संबंधी कार्य में लगा सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा आरटी नियमावली 2011 की अधिसूचना जारी की गई। तो आरटी नियमावली जो है वो राजस्थान सरकार ने अपना जो आरटी 2009 की तर्ज पर धारा 38 के तहत संशोधन करके इसको लागू किया गया है। ये 29 मार्च 2011, ऑप्शन सी 29 मार्च 2011। अगला प्रश्न, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 में भाग व नियम कितने हैं, तो इसमें भाग तो 10 हैं और नियम 29 हैं, ध्यान रखें इस बात को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं 72 पे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी का राजस्थान में क्या नाम है, तो राजस्थान में नाम है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011, ऑप्शन ए। राजस्थान आरटी नियमावली 2011 अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र कौन से नियम में है, तो ये नियम 24 में है। अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र नियम 24 में। आरटी 2011 राजस्थान निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हैं, तो प्राथमिक विद्यालय कौन से होंगे, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा देने वाले विद्यालय, तो ए सही है। समाज मिति संसाधन का पहली बार किसने उपयोग किया, तो समाज मिति जेल मोरिनो, ऑप्शन ए। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो व्यक्तित्व की नींव पड़ती है बचपना अवस्था में, ऑप्शन सी। वुडवर्थ के व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या कहा व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में, तो वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का प्रमुख प्रकार है, ऑप्शन बी। बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों का खाली जगह के नाम से जाना जाता है। बिग 5 मॉडल है वो किस नाम से जाना जाता है, इसको है ओशियन स्केल, ऑप्शन सी ओशियन स्केल। शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है, सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट किस में आएगा, ये व्यक्तित्व से संबंधित आएगा, ए। इनमें से क्या व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है, विचार भावना है, आंकना समझना ये भी है, संवेदना और अंतःप्रज्ञा है, कद और रंग ये नहीं है, ऑप्शन डी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो अचेतन मन के लिए सोपन विश्लेषण विधि सर्वाधिक उपयुक्त, बी ऑप्शन। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो है, तो मनोविश्लेषण में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, तो नैतिकता की बात होती है परायम में, सुपर ईगो में, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 84। शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात क्या बताया, तो एंडोमॉर्फ का है 711 यानी ऑप्शन ए, ठीक है 711। तो जो 171 है ये मीजोमॉर्फ है और ये 117 है ये एक्टोमॉर्फ है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं 85। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती, वस्तुनिष्ठ में नियंत्रित निरीक्षण है, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित मापन ये भी है, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन ये नहीं मानी जाएगी, तो ऑप्शन सी रहेगा। आगे चलते हैं 86। राजकौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल एवं सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया, तो ये सुविधा थी राजबोट, डी। राजस्थान के नागरिकों को किस पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा रही है, तो ये राजस्थान सरकार दे रही है एक ऐप राज ई वॉल्ट, ठीक है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सेवाओं के उपभोग हेतु बनाई गई है
गवर्नेंस योजना है, इसके बारे में असत्य बताइए। तो ई मित्र, देखो ई मित्र सेवा राजस्थान में 2002 से प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही, 2002 से शुरू हुई है। 2004 में ई मित्र परियोजना चलाई गई है, ये भी ध्यान रखना, ये सही बात है। जून 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र सेवाओं का प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। अब बच्चा ये लास्ट यही होगा गलत। ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला, ये गलत है, ऐसा अवार्ड नहीं मिला था 2020 में गोल्ड का। अगला 89, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ई गवर्नेंस का उपयोग, अब बताओ कौन सा नहीं है? मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाएगा, बिल्कुल सही, ई गवर्नेंस से मॉनिटर अच्छे से हो जाएगा। उनके कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है, सही है, ये भी कल्याणकारी योजना क्रियान्वयन आसानी से हो जाएगी। आगे देखते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा। अब देखो ऐसा तो कुछ नहीं कर पाएगा ये ई गवर्नेंस, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। सरकार को समांग को उजागर कर जनता के हित को प्राप्त करने का प्रदान करेगा, ये भी सही है। अब एक चीज है उमंग, ये उमंग की फुल फॉर्म क्या है? उमंग में देखो, उमंग में ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो ऑप्शन डी। 91, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में दक्षिण अफ्रीका का चीता प्रोजेक्ट चलाया जाएगा? तो ये है आपका मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। चलते हैं 92, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा निम्न में से किस योजना को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज नहीं किया गया है? ठीक है, तो देखो इसमें माडा योजना ये तो अलग से अभी चल ही रही है, कौन कौन सी को कर दिया? मुख्यमंत्री गांधी आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट विलेज योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इनको कर दिया मर्ज। उमा चौधरी का संबंध खेल की किस स्पर्धा से है? तो उमा चौधरी योगा से संबंधित है, ऑप्शन डी। एसडीएफसी का मुंह बंद रखो अभियान कहां से शुरू किया गया? तो यह किया गया जोधपुर से। अब आपको बताना है कि चुप्पी तोड़ो अभियान कहां से शुरू किया गया है, कमेंट जरूर करना। राजस्थान सरकार ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो ये जो है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हेतु एनटीपीसी, एनटीपीसी यानी कि ऑप्शन डी, इस कंपनी के साथ किया गया समझौता। आगे चलते हैं 96, भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का राजस्थान में प्रथम पुरस्कार किस विद्यालय ने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटू बाड़मेर, ऑप्शन सी। ब्राजील डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड यानी स्वर्ण, ऑप्शन सी। ऑपरेशन आग है, तो ऑपरेशन आग जो है अवैध हथियारों को पकड़ने का अभियान है, तो ऑप्शन डी। राजस्थान में घर घर औषधि योजना के तहत किस ऐप से पौधों का वितरण हुआ? तो ये ऐप था GGAY, ऑप्शन डी। 100 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO एवं भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये मिसाइल थी संत, ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।